नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त इस कदर बौखलाया हुआ है, इस कदर बिलबिलाहट है पाकिस्तान के भीतर कि अपने हाई कमीशन जो भारत में दिल्ली में उसका उच्चायोग है उसको जासूसी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और कोई छोटा मोटा नहीं, वहां का एक बड़ा राजनयिक हिंदुस्तान में रंगे हाथों जासूसी करवाते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पाकिस्तान इस हद तक गिरेगा किसी ने सोचा नहीं था। और आज रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने इस जासूस को, पाकिस्तानी राजनयिक को 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, क्योंकि वो सीधे तो जवाब दे नहीं सकता, उसकी सेना की तरह हमारी सेना तो सोती नहीं है, तो उसने ये तरीके ढूंढे हैं कि वो जासूसी नेटवर्क कर रहा है, हमारे गरीब बाशिंदों पर पैसे का लालच देकर उनको फंसा रहा है, उनसे जासूसी करवा रहा है, संवेदनशील जगहों की तस्वीरें खिंचवा रहा है, उनके मैप निकलवा रहा है। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच में पाकिस्तान की बौखलाहट के और भी सबूत सीमा के उस पार से भी आज मिले हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ खास मेहमान होंगे हमारे साथ इस डिबेट में, पाकिस्तान से भी और यहाँ हिंदुस्तान से भी बड़े राजनयिक होंगे जो पोल खोलेंगे पाकिस्तान के इस जासूसी नेटवर्क की। और सबसे बड़ा सवाल आज यही कि जासूस को हम लौटा रहे हैं 48 घंटे के भीतर, वो तो ठीक है, लेकिन उस जासूसी के अड्डे का क्या करना चाहिए जो दिल्ली के बीचों बीच बना हुआ है, जिसका नाम पाकिस्तान हाई कमीशन है। उस हाई कमीशन को बारे में भी सोचने का वक्त आ गया है। सोचिए जरा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, बौखलाए पाक की ओछी हरकत, अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी के संबंध में पिछले 6 महीनों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद श्री महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने कल मध्याह्न पूर्व उस समय पकड़ा जब वो भारत की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज 2 व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे देंगे। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग निकला जासूसी का अड्डा। यहाँ पर काम कर रहा राजनयिक महमूद अख्तर बीएसएफ की गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करने में जुटा था। भारत ने उसे 48 घंटों में देश छोड़ने के लिए कहा है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी राजनयिक महमूद अख्तर ने जासूसी के इस काम के लिए 2 भारतीयों सुभाष जांगिड़ और मौलाना रमजान को लगा रखा था। इस रैकेट में पुलिस इन दोनों को राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार किया है। रमजान नागौर के एक मस्जिद में मौलाना है, जबकि सुभाष छोटा मोटा व्यापारी। ये दोनों 1.5 साल से राजस्थान गुजरात के सीमाई इलाकों पर बीएसएफ की तैनाती से संबंधित कागजात अख्तर को मुहैया कराते थे। इन लोगों के पास इन इलाकों में काम कर रहे अफसरों और रिटायर हो चुके अफसरों तक के गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद रमजान बहाने बनाने में जुटा हुआ है। पढ़ा था बच्चों को पढ़ाने के ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है। वो आरोप क्यों गिरफ्तार किया गया? दूसरे की वजह से किया गया, बाकी मैं तो बच्चों को पढ़ा था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी राजनयिक महमूद अख्तर ने जासूसी के इस काम के लिए 2 भारतीयों सुभाष जांगिड़ और मौलाना रमजान को लगा रखा था। इस रैकेट में पुलिस इन दोनों को राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार किया है। रमजान नागौर के एक मस्जिद में मौलाना है, जबकि सुभाष छोटा मोटा व्यापारी। ये दोनों 1.5 साल से राजस्थान गुजरात के सीमाई इलाकों पर बीएसएफ की तैनाती से संबंधित कागजात अख्तर को मुहैया कराते थे। इन लोगों के पास इन इलाकों में काम कर रहे अफसरों और रिटायर हो चुके अफसरों तक के गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद रमजान बहाने बनाने में जुटा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी राजनयिक महमूद अख्तर आईएसआई के लिए काम करता है। 35 साल का अख्तर पाकिस्तानी सेना के 40 बलोच रेजिमेंट में बतौर कांस्टेबल काम कर चुका है। 2013 में बाकायदा परीक्षा देकर ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने लगा। बाद में जासूसी के इरादे से आईएसआई ने इसे भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि अख्तर का जासूसी नेटवर्क काफी बड़ा है और वो जासूसी के काम में लड़कियों का भी इस्तेमाल करता है। फिलहाल अख्तर को पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस राजनयिक से पूछताछ क्यों नहीं हुई। इस जासूस की जांच 6 महीने से कर रही थी।
क्या यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि महमूद अख्तर के और कौन से साथी जो जासूसी कर रहे हैं हमारी सेनाओं की, वो भारत में हैं? राजस्थान पुलिस ने इस मामले में शोएब नाम के एक शख्स को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। शोएब वीजा एजेंट का काम करता है। इस साल अलग अलग राज्यों में पुलिस अब तक दर्जन भर ISI के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी और भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ताजा मामले में पाकिस्तानी राजनयिक की मिलीभगत ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी का अड्डा है? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा इस शो के दौरान। हमारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी का अड्डा बन गया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP और #पाक पकड़ा गया के जरिए अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाव भी आप हमको भेज सकते हैं IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। हमको आपके सुझावों का इस शो के दौरान इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं मैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जफर इस्लाम साहब हैं। पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू साहब मेरे साथ हैं। हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं, जो कि सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान से दो खास मेहमान हैं। जफर हिलाली साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ कराची से लाइव हैं। और कुछ ही देर में नुसरत अमीन साहब भी होंगे, वहाँ के एक सीजन सीनियर जर्नलिस्ट। आप सबके साथ बातचीत की शुरुआत करूं उसके पहले पाकिस्तान की बौखलाहट के कुछ सबूत हम आपको दिखाना चाहेंगे जो बीते 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एक तरफ उनका राजनयिक पकड़ा जाता है, हिंदुस्तान में दिल्ली में जासूसी करते करवाते, वहीं दूसरी ओर LOC पर लगातार फायरिंग जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद बस सीमा पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी आफत खत्म नहीं हुई है। लगातार कल रात भी RS-पुरा में, नौशेरा में, सेक्टर्स में भीषण शेलिंग हुई है। वहीं सलाउद्दीन आज़ादी दिवस मना रहा है पाकिस्तान में खुलेआम बैठकर। उसकी तस्वीर आज सामने आई है, वो भी स्क्रीन पर है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का, पुलिस का जुल्म सितम जारी है। जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे एक डेमोन्स्ट्रेशन को कुचलने की कोशिश की गई, लाठियां बरसाई गई। इन लोगों की मांग थी सिर्फ इतनी सी कि हमको पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। ये तस्वीरें आपके सामने 4 स्क्रीन पर जो दिखाती है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से इन दिनों परेशान है, बौखलाई हुई है और हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस को पैदा करने का हर साम दाम दंड भेद, हर तरीका अपना रही है। मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करता हूं और काटजू साहब, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। सीधे तौर पर काटजू साहब, हमने एक राजनयिक को रंगे हाथों पकड़ा, डॉक्यूमेंट्स खरीदते हुए, बेचते हुए। वो इस काम में बीते 2 साल के करीब से लगा हुआ था। न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स मिल चुके होंगे और उस पार जा चुके होंगे। ऐसे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ने के बाद जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, जो कि जासूसी का अड्डा बना हुआ है, उसको बनाए रखना, उसको चलते रखना कितना मुनासिब है? देखिए, इसमें इस मामले को कंसिडर करने में थोड़ा संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि हर दूतावास में ऐसे राजनयिक होते हैं जो कि खुफिया एजेंसीज के होते हैं, हर दूतावास में होते हैं। लेकिन लॉ जो है, वियना कन्वेंशन के तहत सब देशों ने ये कहा है कि एक दूसरे देश में जासूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दूतावास के जो नियम हैं उसके विपरीत है। तो अगर कोई राजनयिक या कोई भी कर्मचारी, जिसको होम बेस्ड कर्मचारी कहते हैं दूतावास में, वो ऐसी कार्रवाई में यानी जासूसी की कार्रवाई में पकड़ा जाता है, तो फिर जो जिस देश में वो स्थित है
वो देश की हुकूमत उसको आदेश देती है कि आप चले जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। भारत सरकार ने बिल्कुल उचित कदम उठाया है और यही किया। अब इसमें रेसिप्रोसिटी भी बनाई रखी जाती है, यानी हमने एक राजनयिक को भेजा तो हो सकता है कि पाकिस्तान एक भारतीय राजनयिक को वापस कर दे। ये राजनयिक खेल चलता है, हर देश के बीच में चलता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन 10 साल से, मुझे नहीं, जहाँ तक मेरी सूचना है, 10 साल से हमने किसी भी राजनयिक को या पाकिस्तान ने किसी राजनयिक को ऐसे आदेश नहीं दिए हैं कि आप चले जाएं। अगर कहा है तो शायद हो सकता है कि पब्लिक नहीं किया गया हो, तो उससे ये हमें उसका मतलब ये है कि आज के दिन मोदी सरकार ने एक कड़ा रवैया अपनाया है। एक और बात ये दर्शाता है, और वो उचित है, कड़ा रवैया अपनाना उचित है। वो एक और बात जो ये दिखाता है वो ये कि ऐसे मामलों में भारत पाकिस्तान की परंपरा थी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान का काम देखते हैं विदेश मंत्रालय में, वो पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करते थे और उनसे कहते थे कि इस राजनयिक को आप ले जाएं। लेकिन इस बार विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया जी, तो उससे यह हमें एक सिग्नल मिलता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि हमें ऐसी अगर कार्रवाई होगी तो हमारा रुख जो है वो कड़ा होगा, और वो कड़ा रुख हमने अपनाया है। पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर जाल बिछाया था पाकिस्तान दूतावास ने ये जासूसी का, उसको तो हमें तोड़ना है, हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो तोड़ेंगी। लेकिन ये कहना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कि उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, देखिए राजनयिक खेल में रेसिप्रोसिटी चलती है, माने कि आप जो करेंगे वो दूसरा देश भी करेगा। तो ये खेल एक नाजुक किस्म से चलाया जाता है, और भारतीय राजनयिक और भारतीय विदेश मंत्रालय इस खेल में बहुत ही कुशल है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया काजू साहब। मैं थोड़ा बहुत इसका मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मैं जानता हूं, ये खेल चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये पहला इंसिडेंट है रिसेंट पास्ट में। आपने खुद ने कहा बीते 10-12 सालों से ऐसा नहीं हुआ है दोनों मुल्कों के बीच। लेकिन RSN सिंह साहब, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास हमारा एक जाधव, कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको ईरान से उठाकर लाए और अपने पास रखा हुआ। उसको अब तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है। हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स मिलना चाहते हैं, उनको परमिशन नहीं दी गई। एक हिंदुस्तान है जो पकड़ा जाता है, वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए उसको वापस भेजने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो ये वियना कन्वेंशन को मानने का ठेका हिंदुस्तान का है, ये पाकिस्तान का नहीं है। क्या पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को लेकर हमको काउंसलर एक्सेस नहीं देना चाहिए? हम क्यों शराफत का खेल खेलें? देखिए सुमित जी, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी सर्व कर चुका हूं और रॉ में भी मैं डेपुटेशन पे था। जी हाँ। और कुछ लोगों का मेरा मतलब फॉर्मर रॉ ऑफिसर के बाद से उनको बहुत गलत जगहों में बहुत दर्द हो रही है आजकल। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि जो काजू साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो डिप्लोमेसी के दायरे होते हैं वो क्या होते हैं और डिप्लोमेटिक इम्पेरेटिव्स क्या है। लेकिन मैं काजू साहब से गुजारिश करूंगा, एक बात देखिए पे ये भी गौर करें कि हम उस वक्त ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं जबकि हम एक प्रॉक्सी वॉर के शिकार हैं पिछले दो ढाई दशक से। और ये प्रॉक्सी के जो एजेंसीज हैं, प्रॉक्सी वॉर के एजेंसीज, वो कौन से हैं आपको सबको मालूम है, वो देश के अंदर में क्या है। लेकिन अगर कोई हाई कमीशन या एम्बेसी ही प्रॉक्सी वॉर का एक व्हीकल बन जाए, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तो क्या हमको मैं ये नहीं जानता कि किस डिप्लोमेसी के दायरे में इसको किस तरीके से इसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हमको अपने नज़रिए में बदलाव जरूर करना चाहिए। अब ये देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आम दो फ्रेंडली कंट्रीज में भी एस्पियोनाज होता है इस तरीके का। लेकिन बात यहाँ कुछ और है। बात यहाँ पर यह है कि अगर ये एजेंट्स बन जाते हैं प्रॉक्सी वॉर के, तो हमारा काम है साहब इस देश को महफूज करना।
हम डिप्लोमेसी के नाम पे अपने लोगों को शिकार नहीं बनने दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये गुजारिश है, और इस पे जो लोग सुन रहे हों और मेरे से बहुत काबिल लोग हैं, इस बात पे गौर करें कि इस देश को ये डिप्लोमेसी की आड़ पे, ये एम्बेसी की आड़ में प्रॉक्सी वॉर से कैसे बचाया जा सकता है। बात मैं थोड़ी आगे ले जाऊं आपकी, आपको सबको मालूम है हुर्रियत से क्या नाता है, हुर्रियत के साथ ये कैसे डील करते हैं एम्बेसी, क्या वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं है? आपके यहाँ लोगों पर जिहादी हमले होते हैं और उसके बाद इफ्तार पार्टी में आप देखते हैं कौन कौन से लोग, उनकी शक्लें आप देखते हैं टेलीविजन से, क्या वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं है? जो आप तमाम देखते हैं कि अगर याकूब मेनन को फांसी पे लटकाया जा रहा है और सारी आपकी एजेंसियां लिवरेज की जा रही हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो, क्या वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं है? तो मेरा यही कहना है कि जब तक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं लोगे इसका, देखो ये जो एस्पियोनाज हो रहा था, ये कोई टैक्टिकल और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के लिए नहीं था, आप मेरी बात मान लो। ये प्रॉक्सी वॉर में इसका कोई मतलब नहीं है, उसका अलग एक नेटवर्क होता है, वो बॉर्डर के उस तरफ ये चलता रहता है। इसको थोड़ा सा ये नर्व सेंटर था। और भाई हम लोग को भी मालूम है कि जहां से ये अगर वीसा का जो विंडो है वही अगर आदान प्रदान का और इस तरीके से, तो आप सोचिए ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात है। कितने सारे इनके जो जिहादी जो स्लीपर सेल्स हैं, बाकी सेल्स हैं, वो कितने लोग आते होंगे मिलने का। ठीक है। है। तो इसलिए इसको पूरी नजरिए देखा जाए। और ये लास्ट एक सेंटेंस कि ऐसा नहीं है जो कुछ अभी मैंने देखा, एक राजनीतिक पार्टी के पूछताछ जरूर हुई होगी, पुख्ता तरीके से हुई होगी, और मेरे ख्याल से नेटवर्क काफी हद तक अनरेबल कर दिया गया होगा। मैं आऊंगा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं पाकिस्तान जाना चाहूंगा, उसके बाद जफर इस्लाम साहब के पास भी आता हूं। क्लैरिफिकेशन मुझे देना है। मैं आऊंगा सर। सुमित एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना आवश्यक है सर। 10 सेकंड में चलिए। नहीं, एक क्लैरिफिकेशन मुझे देने दीजिए। 10 सेकंड्स बोलिए। हाँ, 10 सेकंड में। चार्ज इस 10 सेकंड्स चार्ज प्रॉक्सी वॉर का नहीं लगाया है इस पाकिस्तान राजनयिक पर, चार्ज जासूसी का है। वो दो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। प्रॉक्सी वॉर का अगर चार्ज हो तो जो RSN सिंह साहब कह रहे हैं वो सही है, लेकिन चार्ज वो नहीं है उस पर, और हमारी एजेंसीज ने चार्ज प्रॉक्सी वॉर का नहीं लगाया उस पर। इस पर आप गौर कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जफर हिलाली साहब के पास जाऊंगा, सीमा के उस पार हमारे साथ है फॉर्मर डिप्लोमेट पाकिस्तान से। हिलाली साहब, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर में बैठे हुए एक डिप्लोमेट अख्तर साहब स्पिनोज का रैकेट चला रहे थे, जिसको हम लोग जासूसी कहते हैं यहाँ पर, आप समझते होंगे, और पिछले कई सालों से चला रहे थे। करीब 2 साल से वो हिंदुस्तान में है, और वो रॉ में वो वहाँ पर ISI के थ्रू रिक्रूट हुए, फिर उनको डेपुटेशन पे यहाँ भेजा गया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा सामने आया। क्या ये जासूसी कराना पाकिस्तान की ज़रूरत है? क्यों ये सब होता है? देखिए, ये जो सवाल है आपका, इसका मैं जवाब दूंगा, मगर इससे पहले ये झूठ का पलंदा के साथ जो आपने आपका प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपने कहा है कि आपके पास शॉट्स हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में, कश्मीरी जो पाकिस्तान से रहना चाहते हैं, वो शॉट्स आपने दिखाया नहीं आपके ऑडियंस को। दिख रहे हैं सर, चल रहे हैं। कौन से? मैं दोबारा दिखा देता हूं। अच्छा, चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं भाई? आपके यहाँ शायद कनेक्शन नहीं है मेरे चैनल का, अगर आप देख सकते तो देख लीजिए। पाकिस्तान में हमारा चैनल बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत घबराती है हमारे चैनल को दिखाने से। नहीं, मैं देखिए, मैं तो आपका चैनल इस झूठों के पलंदों के बाद बैन वाकई करना चाहिए। देखिए ना पाकिस्तान की पुलिस कैसे मार रही है डंडों से। आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रमोट कर रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग प्रमोट करते हैं तो बकते जाएं और कहते जाएं जो आपने कहना है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। मगर मुझे समझ नहीं आती है कि झूठ के पलंदे के साथ जो आपने शुरू किया कि ये कर दिया पाकिस्तान और वो, अच्छा अब चलिए, वो तो आपका दैट इज द नॉर्मल स्टफ वी गेट फ्रॉम इंडिया। अब आपसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूं सर। इस प्रोग्राम में मैं पूछता हूं और आप बताते हैं। प्रोग्राम का नाम है नहीं, अगर आप नहीं अगर आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, मैं निकल जाता हूं। आपको जवाब देना है सर। नहीं सुनना चाहते हैं मेरी बात,
तो मैं निकल जाता हूं। आपका जवाब देना है सर, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है। मेक अप योर माइंड यार, आर यू गोइंग टू लेट मी टॉक और नॉट? नहीं तो मैं जा रहा हूं। आपकी मर्जी, मैंने लेकिन आपसे सीधा सा सवाल पूछा है। मेरी मर्जी की एम्बेसी बात नहीं है, को, मैं पता हाई नहीं। कमीशन को जासूसी के अड्डे की तरह चलने देना, चलाना, क्या हाई कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है? एक सीनियर ऑफिसर इस तरह के काम में लगा हुआ है। आप तो खुद पहली डिप्लोमेट बात हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये दूसरी दफा आप ये सवाल पूछ रहे हैं और मैं बहरा नहीं हूं। मैंने आपने सुन एक लिया बार भी आपका जवाब सवाल। नहीं दिया। सॉरी टू अब आप दूसरी, अब आप मेरा सवाल का जवाब सुने। आपने कहा कि ये आदमी जो था ये जासूस था और पता नहीं खुदा के लिए क्या किया। ये उतना ही बड़ा झूठ कैसे पता हमें? ये उतना ही बड़ा झूठ नहीं है जो आपके सर्जिकल स्ट्राइक्स झूठे निकले। फिर डिनायल मोड। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो एक बम, एक गोली, एक इंसान, एक दीवार, एक घर, ये भी एक और आपका झूठे का। देखिए, कहने की बात ये है, अगर ये भी शायद वही है। अच्छा हाँ, अब आप नहीं करूं क्या? ये देखिए यार, अगर आप मुझे देखिए, आप अगर बात नहीं करने देंगे तो नहीं, मैं अब आपने तो जवाब दे दिया। अब थोड़ी बात मुझे भी करने दीजिए। नहीं, मैं तो जवाब शुरू किया देने के लिए। लेकिन थोड़ी अकल ज्यादा आपसे लगती है, इसलिए कि आप सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया कह रही है और आप फिर भी डिनायल मोड पे हैं। आपकी सरकार बिल्कुल परेशान दिख रही है, हर जगह आइसोलेटेड दिख रही है पाकिस्तान। उसके बावजूद आप ऐसे कर रहे हैं, वीडियो को आप डिनाई कर रहे हैं। के लिए, अरे देखिए, खुदा के लिए झूठ का पुलंदा इतना मत कीजिए। दरिंदों की तरह आपकी पुलिस मार रही है लोगों को, उसके बावजूद भी आप करते हैं। लेकिन मैं पहले इस बात पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ, जिसने ऐसा पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से चलते हुए ऐसे जासूसी रिंग को बस्ट किया, रंगे हाथों पकड़ा। 6 महीने तक उसका सर्वेलेंस किया, उसके बाद पकड़ा। ये जो झूठ आप कहते हैं, पुलिस के झूठ सर्वेलेंस है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। उस पुख्ता सबूत के साथ उसको पकड़ा है। आपके दूतावास से पूछिए, ये जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब है, उनका नाम है यादेव। सुन लीजिए पहले दो बात सुन लीजिए। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस का नाम है यादेव। आपके साथ मैं पहले भी डिबेट पे रह चुका हूँ। कुलभूषण यादव का कोई रिश्तेदार तो नहीं है, सिर्फ आपको सुनाने की आदत है। लेकिन आप सुन लीजिए अभी, जो हमारे इस वक्त जेल में है और वो में जो आप कर रहे हैं, जिस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं, फिर भी उसको आप झुठला रहे हैं। क्या नहीं बता जिस तरह से बौखलाया हुआ पाकिस्तान बलूचिस्तान की वजह से आज दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को नकारा जा रहा है, थू हो रही है पाकिस्तान के आप जैसे लोगों की वजह से जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। आंखों के सामने हाफिज सईद घूम रहा है, फिर भी आप और इतने बड़े संगीन गलत काम करने के बावजूद अब उसको सराह दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, जफर हिलाली साहब, मेरे एक दो सवाल का जवाब दीजिए। जफर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जफर साहब भाग गए आप छोड़ के? भाई ये पहले भी हमारे साथ डिबेट पे रहे। ये जफर हिलाली साहब, आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं, आप डिबेट छोड़ के बीच में सच्चाई सुन ही नहीं सकते हैं। हिंदुस्तानी जफर ने पाकिस्तानी जफर को इस डिबेट से भगा दिया, कुछ सीधे और तीखे सवालों के जरिए। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से मेहमान हैं। जफर इस्लाम, मैं आपसे पूछता हूँ इस बात को लेकर, जो बात मुझे सबसे अधिक कंसर्न कर रही है जब से खबर सामने आई, क्योंकि आपकी सरकार, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंड बी सीरियस ऑन दिस। ये जो शख्स पकड़े गए आज पाकिस्तान के, जिनको हमने डिमार्च का ऑर्डर दे दिया लौटने का, ये 2-2.5 साल से हिंदुस्तान में है और ये तब से ये काम कर रहे हैं, पूरे जासूसी का नेटवर्क चला रहे थे। न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स, कितनी चीज़ें ले ली गई होंगी और आगे भेज दी गई होंगी, न जाने कितने अटैक्स अपने सिक्योरिटी एजेंसीज पर इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किए गए होंगे या किए जाने की कोशिश की गई होगी। इतनी खबरें हम बीते दिनों में सुन चुके हैं। मेरा ये कहना है, इसको कैसे रोकेंगे आप? ये तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों की मासूमियत का इस्तेमाल कर कर, उनको लालच देकर, कभी पैसे का, कभी हनी ट्रैप का जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद इस तरीके से इस्तेमाल करना, इस पर सरकार कैसे रोक लगाएगी? अवस्थी जी, मैं इस बारे में 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो देखिए, ये जो भी काम हो रहा था उस पर सर्वेलेंस था, तभी इस रिंग को बस्ट किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि ये मामला पूरा जो है वो गृह मंत्रालय का है और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है और इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये टिप्पणी उनके द्वारा भी आएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी का प्रवक्ता होने की वजह से और सरकार हमारी है
कि हमारी सरकार बिल्कुल सक्षम है इस तरह के जासूसी को, जासूस जो है और जासूसी नेटवर्क को पर्दाफाश करके मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देने के लिए। और इसका इस पूरे नेटवर्क को जो बस्ट किया है और इसके पीछे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो भी सबूत हमारे हाथ में है उस पर जरूर कार्रवाई होगी, हम इस बात के लिए सक्षम हैं। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ, पाकिस्तान अपने पाकिस्तान को नहीं देख रहा है, उसको पूरी उसकी फोकस हिंदुस्तान में किसी तरह डिस्टेबलाइज करने की है। लेकिन और सीज फायर वायलेशन बार बार करो और जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब बॉर्डर पे उसको मिल रहा है, और भी पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान को बार बार जब भी वो हद पार करेगा उसको इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जफर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान से नुसरत अमीन सीनियर जर्नलिस्ट भी स्काइप से जुड़े हुए, मैं आऊँगा उनके पास, लेकिन जफर इस्लाम मैं आपसे पूछना चाहूँगा सीधा सवाल। पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी का अड्डा बना हुआ है, पूरी दिल्ली में आज इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या हो रहा है ये। अब्दुल बासित साहब, जिनको हम बुलाते हैं, जिनको हम दिखाते हैं उनके अख्तर साहब की करतूत जो उन्होंने किया यहाँ पे रहकर, क्यों ना माना जाए कि जासूसी के अड्डे को चलाने वाला सबसे बड़ा शख्स अगर कोई है तो वो अब्दुल बासित साहब है। ये कैसे हो सकता है कि बासित साहब को जानकारी ना हो कि उनकी टीम में एक शख्स ऐसा है जो ISI के लिए काम कर चुका है और जिसकी एक्सपर्टीज है ये सब काम करने में। ऐसे में उस हाई कमीशन की या उस हाई कमिश्नर की उस पर कार्रवाई करने के बारे में आपकी सरकार क्यों नहीं सोच रही है? देखिए, ये साफ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी दूतावास इस काम के लिए, जासूसी के लिए और स्पियोनेज के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसका सीधा सीधा जवाब जो है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही दे सकती है, सरकार द्वारा आ सकता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि किस दूतावास को पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकार बिल्कुल सक्षम है इस तरह के जो भी ऑपरेटिव्स हैं उस और जो उसके हैंडलर्स हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, और जो लोग इस हनी ट्रैप के लोग जो में शामिल हैं उन पे उनके साथ द्वारा इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो लोग इस पे दोषी हैं उस पे कड़ी से काजू साहब, विद परमिशन मैं नुसरत साहब से एक सवाल ले लूं, बड़ी मुश्किल से स्काइप कनेक्शन मिला है, फिर मैं काजू साहब आपके पास आता हूं। नुसरत साहब, पाकिस्तान का रिएक्शन हमने देखा, हर चीज़ को उन्होंने डिनाई किया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो रिएक्शंस आए, यहाँ जो हाई कमीशन से रिएक्शन आया दिल्ली में, लेकिन ये शख्स जिसका नाम महमूद अख्तर है, ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये भी नहीं कि कुछ ट्रैप लगाया गया हो, और उन्होंने माना है। उन्होंने शुरू में एक आधार कार्ड दिखाया आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर और अपनी गलत आइडेंटिटी दिखाई, कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला हूँ। फिर जब तफसील से बातचीत की गई तब उन्होंने माना, उनको समझ में आ गया कि अगर मैं ज़्यादा झूठ बोलूँगा तो जो इम्यूनिटी मुझे लेकर आया हूँ पाकिस्तान से वो ब्रीच हो जाएगी और तब उनको तोड़ा जाएगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भाई हाई कमीशन में काम करता हूँ, मेरे पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, कृपया हाई कमीशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद हाई कमीशन को इन्फॉर्म किया गया, हम तो रंगे हाथों पकड़े और उसको पाकिस्तान डिनाई कर दे। और कितने सबूत पाकिस्तान को देने होंगे नुसरत अमीन साहब? देखिए, ये जो स्पनाज के केसेस में लोग पकड़े जाते हैं दोनों मुल्कों में, और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा डिप्लोमेटिक जो स्टाफ होता है दोनों मुल्कों का, जो एक दूसरे के मुल्कों में यानी हिंदुस्तान के पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हिंदुस्तान में, उसमें पाकिस्तानी हूँ मैं कहूँगा नहीं जी आपने गलत आदमी पकड़ा है, उसने ऐसा नहीं किया है। और हिंदुस्तान का आदमी यहाँ पकड़ा जाए और उसको वापस भेजा जाए तो हिंदुस्तान की तरफ से यही मौक़िफ़ आता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के तहक़ीक़कारों को और पाकिस्तानी एजेंसीज़ को गलतफ़हमी हुई है और ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो बहतान है और बिल्कुल बेकार है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर ये मामला यहाँ भी होगा। अब आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपनी एजेंसीज का जो फीड की हुई चीज़ है, चाहे वो सच है या झूठ है, वो आप बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैठ के ये बात कैसे कह दूंगा कि नहीं जी आपकी एजेंसी सच कह रही है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी एजेंसी झूठ कह रही है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये होगा, यहाँ पर जफर साहब भी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे मैं थोड़ा सा इस गुफ्तगू के बाद बात भी करूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप जो इस प्रोग्राम के एंकर हैं जनाब, वो वियना कन्वेंशन को परभूषण सिंह पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। डिप्लोमेट्स पे तो मेरी समझ में आता है कि होता है, लेकिन थोड़ा तैयारी से बैठा करें। दो चार लफ्ज रट के आप लोग बैठते हैं कि जी एक मैं बौखलाहट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा और एक डिनायल मूड का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, और जब हिलाली या नुसरत ज्यादा बोलेंगे, जब वो भारी पड़ेंगे तो मैं बीच में हंसने लगूंगा, मजाक उड़ाऊंगा। इससे काम नहीं चलेगा। पहले मैं कहता था हाँ जी CNN, हाँ जी CNN IBN ऐसा है, IBN ऐसा है, जी यूं करता है, स्टार यूं करता है,
और न्यूज़ 24 ऐसे करता है। मुझे सब में फर्क पता था पहले, लेकिन अब यकीन करें सब एक बोली बोलते हैं, दो लफ्ज, बौखलाहट का लफ्ज और डिनाइन मूल्ड का। अरे भाई इससे क्या कोई जंग जीत जाओगे? जीत के दिखा दो जंग तुम्हारी। आई एम सॉरी, आपकी जो एक और बात, हिलाली साहब बिला वजह उलझ पड़े आपसे, उन्होंने गलत किया आपसे इस बात पे उलझ के कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी, वो गलत लड़े आपसे। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक आपने कर ली, आप खुश है ना? ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक प्लीज करते रहिए, हम भी खुश साहब आप एक काम करिए, हिलाली साहब डिबेट में नहीं, आप उनसे फोन पर बात करके उनको इत्तला कर दीजिए कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत कम्युनिकेटर हूं नहीं उनके लिए। देखिए लेकिन अब देखिए ना, अब आप बात नहीं सुन रहे, आपके कान बंद है। मैंने आप तब से लगातार बोल रहे हैं ना, आपके कान बंद है। आपने मुझे तमाम बातें की, मैंने हिलाली साहब की बात मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में की आपने समझे ही नहीं। चीजें बता दूं, अरे भाई हिलाली साहब की बात मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है? सिरिल अल्मेडा का नाम सुना है आपने? जी मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे। आपने द नेशन के एडिटोरियल पढ़े होंगे, क्या किया आपने उनके साथ? सिरिल अल्मेडा को मैं टीवी पे लाया। राणा उन्होंने क्या कहा, राणा मोहम्मद अफजल ने, वो आपको नहीं पता होगा। आपके एतजाज हसन साहब ने क्या किया, जो अपोजिशन के लीडर है, वो आपको नहीं पता होगा। आपको सब तो पता ये है सब चीजें हिंदुस्तान के चैनल्स को दिक्कत है, हिंदुस्तान के एंकर्स को दिक्कत है, हम लोग होमवर्क करके नहीं बैठते हैं। नुसरत अमीन साहब बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं, वो अपने बारे में नहीं बात करेंगे कि आपके पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी में किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। कन्वेंशन को परबोशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। सुन तो लीजिए मेरी बात, परबोशन जासूस है या नहीं है? आप सुन तो लीजिए मेरी बात। पाकिस्तान से पकड़ा गया था अमेरिका से, अगर आप सुनेंगे नहीं तो ये दिक्कत होगी आपको। कैसे अप्लाई होगा मेरे पढ़े लिखे आदमी दोस्त? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो खबर नवीज हैं, आप ही आवाज रोकेंगे। आप ही आवाज नहीं रोक रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ यार। नहीं सुन रहा था भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। वियना कन्वेंशन जनाब आप करिएगा, उसमें मुझे इनवाइट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब लेता हूँ। मैं भाई मेरे पढ़े लिखे दोस्त, हम तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। आप अगर नहीं दे पाते हैं तो चुप रह सकते हैं। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि वियना कन्वेंशन, राणा मोहम्मद अफजल साहब कौन है? हवा में बातें मत किया करो राणा यार। मोहम्मद अफजल, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो राणा मोहम्मद अफजल साहब कौन है? सिरिल अल्मेडा कौन है? ये प्लीज बताइए हिंदुस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के उन लोगों को जो ये टेलीकास्ट पाकिस्तान के बाहर बैठकर देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी है। नुसरत साहब, मैं एक क्या नुसरत साहब, आप कैसे सच्चाई से आगे बोल रहे हैं? मैं थोड़ा एक मिनट मैं जरा निपट में, हम दोनों पत्रकारों के आपस की बात है। इस्तेमाल कर रहे हो सब मिलके, आपको फीड किया जाता है। एक कोई रेबल आपको पाकिस्तान से या कहीं इधर उधर कश्मीर से बैठ के फोन कर देता है, उसके कहने पे अच्छा चलिए मैं एक और फैक्ट बताता हूँ। राणा, आप कहते हो बलूचिस्तान बंद हो गया। अमीन साहब, एक और फैक्ट सुनिए। रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। अमीन साहब एक और फैक्ट सुनिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। करके देख लो बलूचिस्तान में। इनफैक्ट दो फैक्ट द नेशन का एडिटोरियल, जिसके कुछ लाइंस मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, जिसका मैंने हिंदी तर्जुमा कर लिया है, अगर गलत बोल रहा होगा तो मुझे ठीक कर दीजिएगा आप। उन्होंने आपकी फौज और आपकी हुकूमत से सवाल पूछा, द नेशन ने अपने एडिटोरियल में, हाफिज और मसूद अजहर पर कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकती है? प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की अनदेखी हमारी हुकूमत क्यों करती है? जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवालों के जवाब हुकूमत क्यों नहीं देती है? क्यों आखिर पाकिस्तान दुनिया में जब अलग थलग पड़ रहा है तो इस पे उसको चिंता क्यों नहीं होती है? ये आपका अखबार है द नेशन, उसके एडिटोरियल पढ़ के सुना रहा हूं मैं, एक हफ्ते पुराना। एक और बात, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक खूब करते रहो। आपके मीरपुर रेंज जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने CNN IBN से, हमारे चैनल से बात करते हुए, IBN 7 से, जिनका नाम था गुलाम अकबर, उन्होंने माना कि हिंदुस्तानी फौज आई थी, लॉन्च पैड पर कुछ कर गई है, 6-7 जनाजे तैयार किए गए हैं। ये रिकॉर्ड पर है उनकी आवाज हमारे साथ, और वो रिकॉर्ड सामने आने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट थी, फिर ही सिरिल अल्मेडा का वो आर्टिकल आता है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ डिनायल मूड का लफ्ज कब इस्तेमाल करेंगे आप? वो तो आप कर रहे हैं, मेरा काम आप कर रही हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देखिए माफ कीजिएगा, नहीं माफ कीजिएगा नुसरत साहब, जनता कह रही है कि बिना कन्वेंशन की चिंता मत करिए, पाकिस्तान दूतावास को बंद करिए, यहाँ पे स्पिनोज का अड्डा चल रहा है। नुसरत साहब, मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। देखिए आज तो वियना कन्वेंशन जो इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से उसमें कुछ जो
डिवाइडेड ओपिनियन है, इसकी वजह से आज वो वापस आपके जो अख्तर साहब चले गए, वरना उनको यहाँ ही हवालात के में खाना रहना पड़ता। लेकिन उसको आप एक बार को छोड़िए, मुझे ये बताइए, आपको अफसोस नहीं होता उन बच्चों की मौत जो आपके जो जितने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने बच्चों को मारा था? क्या भूल गए आप उन लोगों की मौत जो अभी कुछ दिन पहले क्वेटा में जो परसों है? किस मुंह से आप कहते हैं, किस मुंह से आप सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट को? आपको समझ में नहीं आता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के लोग देख के परेशान हो रहे हैं, आप वहां बैठ के आपको इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि आपके खुद के लोग वहां मारे जा रहे हैं इस तरह से? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे भारतीय जो हैं उन पे किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है? और आप छोड़ दीजिए, पीओके में आपका कोई ये नहीं होगा इसलिए हमदर्दी नहीं हो सकती कि वो सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो खुद क्वेटा में हुआ या फिर और जगहों में हो रहा है, इस तरह के बम धमाके आम हर 2 दिनों पे सुनने में आता है, क्या इससे आप परेशान नहीं हैं? फिर भी आप टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। पूरी दुनिया कहती है टेररिस्ट फैक्ट्री पाकिस्तान में है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? हाफिज सईद मसूद अजहर को रखने वाले नुसरत अमीन साहब बताइए। जी, ये जो इन्होंने सवाल किया है, एक पढ़े लिखों की तरह सवाल किया है। एक इन्होंने, हालांकि मैं इनसे फिर भी एग्री नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इन्होंने एक इनलाइटेंड आदमी की तरह फोन किया, बात की है, और एक पढ़े लिखे एकेडमिक लेवल पर इन्होंने बात की है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में मैसेकर हुआ, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, उसको कौन डिनाई करेगा? ना पाकिस्तान डिनाई कर सकता है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डिनाई कर सकता है। मैं तो एक मामूली सा शहरी और मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ। एपीएस में जो कुछ हुआ पिशावर में आज से 2 साल पहले, उसको कौन डिनाइल मूड में जाएगा ये सब होने के बाद? उसके अलावा पाकिस्तान को छोड़िए, जो कुछ पठानकोट में हुआ या गुरदासपुर में, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर हम लोग भंगड़ा कर रहे होते हैं उसके ऊपर? आप लोगों के पास गलत खबरें पहुंच रही हैं। नेशन का आपने हवाला दिया, मुझे नहीं पता नेशन में क्या छपा है, नहीं पढ़ा मैंने। मुझे वियना सुन लीजिए, आप तो बहुत पढ़ लिख के आए ना, आप तो बहुत पढ़ लिख के आए, बहुत पढ़े लिखे अपने आप को बोल रहे हैं। अरे भाई, किसने का पढ़ा लिखा? नहीं, किसने का पढ़ा लिखा हूँ मैं? अरे आप ही ने कहा। कब का? आप ही ने कहा। कब का? यार तुम अपने कान तो खोलो, यार तुम अपने कान तो खोलो भाई। पहले डिनाइल मूड, तुम अपने कान खोलो पहले, बौखलाहट। जरा बोलने तो दीजिए, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए काजू साहब, मुझे बात करने दोगे या नहीं दोगे? पूछ लूं एक सवाल, अपने कान खोलो, आराम से, है पेशेंस, आराम से नहीं, अपने कान खोलो तुम, है पेशेंस, तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए कि उनका होस्ट एक पाकिस्तानी का जवाब नहीं दे रहा। आप भगोड़े मत बनो, हिंदुस्तान की कौम को बताओ, हिंदुस्तान की कौम को बताओ, अपने टीवी चैनल के मालिकान को बताओ कि प्रभूषण सिंह पे वियाना कैसे अप्लाई कर रहे हो तुम? बताओ, नहीं बताओगे तुम? मुझे पता नहीं बता सकते। चंदू चौहान रखा हुआ है आपने, हमारा फौजी जो गलती से स्टे कर गया, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? बातें कर रहे हो यार, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? नुसरत अमीन दे रहे हो, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? जिसको माना आपने कि वो स्टे करके आया है, चंदू चौहान, यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई पीछे से। मैं अभी एक बात करने वाला था जिससे तुम, क्या नुसरत अमीन साहब बोल रहे हैं पढ़ लिख के आए, तुमने करने नहीं दी। किसने कहा मैं पढ़ा लिखा? आराम तुम से, कह रहे हो मुझे पढ़े लिखे। आराम से, आराम से। विवेक काटजू, विवेक काटजू, नुसरत अमीन साहब आप सुनिए, अमीन साहब आप सुनिए। आप तुम्हें अमीन साहब आप मुझे कितना भी बुरा बोलिए, मैं आपको आप ही बोलूंगा और साहब ही बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। आप अपने रंग दिखाइए, लेकिन मैं अपने रंग नहीं दिखाऊंगा आपको। यू प्लीज, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिहेव योरसेल्फ, दैट्स ऑल। काजू साहब, मुझे ये बता दो भाई। काजू साहब। अच्छा सुमित, ऐसा है सुमित, देखिए वियना एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, सब देशों में इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि अगर किसी देश का शहरी हिरासत में लिया जाता है तो उसको कॉन्सुलर एक्सेस दी जाती है। आज ही अखबार में छपा है कि भारत ने कुलभूषण जाधव के लिए 6 बार उसकी मांग की है और 6 बार पाकिस्तानियों ने कहा है कि नहीं मिलने देंगे। ये वियना कन्वेंशन की बातें करते हैं। पाकिस्तान लॉलेस स्टेट है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो किसी कानून को नहीं मानता है, अपने देश में फौज की गुलामी करते हैं। ये सब नुसरत अमीन और इन जैसे फौज के जूतों के नीचे रेंगे जाते हैं और यहां बात करते हैं वियना कन्वेंशन की। ये क्या बात कर रहे हैं?
ये जानते क्या है? फौज के जूतों के नीचे पिस रहे हैं ना, किसी मजहब के टेररिज्म नाम बस पर, फैलाते हैं किसी कितने में, मजहब के नाम और पर ये किसी इस प्राइम तरह मिनिस्टर को तो नहीं चुन रहे हम। शियाओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, शियाओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? किसी अरे क्या मजहब और फौज किसी की फिरके फौज के के नाम पर गुलाम हमें हैं प्राइम आप? मिनिस्टर आप नहीं चुना। हैं क्या? क्वेटा आपकी में हैसियत क्या क्या किया है? आपने? पाकिस्तान की आप लोग हैसियत क्या ऐसे ही है अपने देश में? पाले हुए सांपों से मरते हमें- रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। नुसरत अमीन, जब तक अपने घर में नुकसान नहीं होगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदुस्तान पिछले 2.5 डिकेड से फौज बोल के रहा है, तलुए 25-26 चाटते हैं सालों नुसरत से, अमीन। कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको लगाम लगाइए। हम तो हैं परेशान, आपने हमका वही नाक पे बल कर रखा है, लेकिन आज जब आपके सर पे नाच रहे हैं वही टेररिस्ट, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आरएसएन सिंह, देखिए, इन्होंने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया। जब वियना कन्वेंशन जब बना था, उस समय ये जिहादी प्रॉक्सी वॉर का सिनेरियो नहीं था। और इसके आप अगर कोई आप एग्जाम्पल लेके चलना चाहते हैं तो देखिए, उसी जिहादी प्रॉक्सी वॉर का शिकार अमेरिकन अफगानिस्तान में हुए, और अफगानिस्तान मुल्क भी हुआ है। आप घानी साहब से आप उन्होंने कई बार इसका उन्होंने जिक्र किया है। तो क्या किया उन्होंने इस प्रॉक्सी वॉर का जवाब? वियना कन्वेंशन और नो वियना कन्वेंशन, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जाके एलिमिनेट कर दिया। इनकी सारी सॉवरेनिटी, अभी ये बहुत बौखला रहे थे कि आप बौखलाहट की बात करते हैं, तो वो बौखलाहट उस समय आपको, वो ये ऐसी बातें लाइक ए इल ब्रेड पर्सन जो ये बात कर रहे थे, वो उस समय करनी चाहिए थे। मुल्ला मंसूर को घुस के जब ड्रोन से मारा, तब आपकी ये कहां गई थी? ये जो जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, जाके अमेरिकन से बात करो ना इस लहजे में। अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये देखो, ये the behavior that you have shown is despicable। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक जर्नलिस्ट नहीं, बिना दाढ़ी के जिहादी हो। People like you produce suicide bombers। आपके तरह लोग अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं और बाकी मुल्क को सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं। नुसरत साहब, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वाइप आउट दिस सिनिस्टर स्माइल। ये अपनी जो ये मुस्कुराहट है ना, इसको पोंछ डालो रुमाल से। अच्छा, न बात करने की तमीज है, न बड़ों से कैसे बात किया जाता है उसकी तमीज है। तुम हिंदुस्तान के टाइगर को तुम करके बात कर रहे हो। आप मुझे तमीज ना सिखाएं तो बेहतर है। नहीं, आप नहीं सीख पाएंगे, ये तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और आप सिखा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये तस्लीम कर लिया, ये करते हैं कि आपको सिविलिटी नहीं आ सकती है। ये सिविलाइज्ड नेशन है, सिविलाइज्ड नेशन है, ये रोग नेशन नहीं। रोग नेशन को डिफाइन करने के लिए पाकिस्तान को क्लासिक एग्जांपल है, और उसका नमूना आप पेश कर रहे हैं। एक बार कभी सोचा करिए, आप देखिए कोई तहजीब नाम की चीज होती है, आप तो उसको भी ढूंढ के छोड़िए। नुसरत साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते, एक बार सोचिए जरूर कि दुनिया की तमाम एमएनसीज में पाकिस्तानीज कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी कहाँ खड़े हुए हैं। क्यों अमेरिका में, गूगल में, फेसबुक में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, जिनको अभी आप गालियां दे रहे थे, उनको बुला के उनको वो किया, और आपके प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? गूगल से कटोरा लेके जाते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके जाते हैं, आपको मालूम होगा। फेसबुक में क्या हो रहा है? वहां से भीख ना मिले तो आपकी सरकार नहीं चल सकती, आर्मी नहीं चल सकती। इंडियंस और पाकिस्तानी क्या है टॉप पोजीशन पे? सारे टेररिस्ट। दुनिया में कहीं आतंकी हमला हो जाए, उसका लिंक निकलता है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के फला जगह का ट्रेंड है, पाकिस्तान के फला जगह का रहने वाला है, चाहे वो ब्राजील में हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में हो रहा हो, न्यूयॉर्क में, हर जगह। और आपको लगता है ये फख्र की बात है, तो करिए फख्र नुसरत साहब, करिए फख्र अपने देश पर, अपने देश के लोगों के ट्रेनिंग प्रोसेस पर, टेररिज्म पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और आप ऐसे ही काम करते रहिए। अभी केवल ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा है, हाफिज सईद को भी मारेंगे, और जरूरत पड़ी तो मसूद अजहर को भी मारेंगे, और सलाउद्दीन को भी मारेंगे। हमको आती है सर्जिकल स्ट्राइक करना, और आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। थैंक यू सो मच नुसरत साहब, थैंक यू सो मच। आप सिरिल अलमीडा को छोड़ देना, बस ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो अपनी जमात का आदमी है, उसको तंग मत करिए आप लोग। ईमानदारी से लिख रहा है, उसको लिखने भी नहीं दे रहे हैं आप लोग।
आप पहले फैक्ट शीट लेके बैठा करें। आप भी पता करिए सीरियल के साथ जो किया आप लोगों ने, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आता है, तो उस पर वहाँ एट्रोसिटीज कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके लिंकेजेस गोवा से हैं, हम सब जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। एक ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार SMS के नतीजे और ट्विटर पोल के नतीजे बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। हम तो पूछेंगे मैं ब्रेक के पहले आप देख रहे थे हैशटैग पाक पकड़ा गया पर ये बड़ी डिबेट, यहाँ पर पाकिस्तान के दो बड़े मेहमान भी हिंदुस्तान के एक भी सवालों का जवाब इत्मीनान से नहीं दे पाया। इनफैक्ट एक को तो डिबेट छोड़कर बीच में भागना भी पड़ा। अब वक्त है SMS के नतीजों को दिखाने का। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा था जो हमने आपसे पूछा था इस डिबेट में कि क्या पाकिस्तान हाई कमीशन जासूसी का अड्डा बन गया है। हजारों की संख्या में मैसेज आए हैं और अभी भी आते जा रहे हैं। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 98% कहते हैं हाँ जासूसी का अड्डा बन गया है। वहीं ट्विटर के पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यही सवाल हमने पूछा था, 97% लोग कहते हैं कि हाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी का अड्डा बन गया है। यही सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि ऐसी जगह जो जासूसी का अड्डा बन गया है उस अड्डे को बने रहने देना कितना मुनासिब होगा। सरकार को सोचना चाहिए। बासित को, अब्दुल बासित को कितने दिनों तक बैठा के खिलाना है ये भी सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, इसी नोट पर ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात और आपके साथ होंगे किशोर अजवानी।